दोस्तों नमस्कार। राज्यों के चुनाव प्रचार खत्म हो गए हैं और माना यही गया कि अब तो देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिल्ली लौट आना चाहिए और दिल्ली लौटने के बाद इस देश को चलाने का कामकाज संभाल लेना चाहिए। राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण तो थे, लेकिन क्या चुनाव के बाद के चुनाव को लेकर अभी से तैयारी कर ली जाए, कमर कस ली जाए? क्योंकि 24 को लेकर राज्यों के चुनाव प्रचार करते वक्त जो आशंकाएं उभर कर आई, उससे दिल्ली बेचैन है। सही मायने में कहें तो मोदी और शाह बेचैन हैं, उनके भीतर घबराहट है। यह घबराहट राज्यों के चुनाव परिणाम से कहीं आगे इस बात को लेकर है कि जिन बातों का जिक्र राज्य के चुनाव प्रचार में वो लगातार घूम कर रहे थे, अगर उसका असर नहीं हुआ तो 2024 में गद्दी चली जाएगी। यानी जिस सत्ता के आश्रय इस देश को बीते 10 बरस से अपने अनुकूल बांधे रखा, जिस बातों का ऐलान कल्याणकारी योजनाओं के जरिए और लाभार्थियों की तादाद के जरिए करते चले गए, और केंद्र की योजनाओं के लिए तो देश की सेना से लेकर नौकरशाही तक को इस दौर में लगा दिया गया, लेकिन बावजूद इसके अब स्वयंसेवक भी काम पर लग जाएं और कार्यकर्ता भी काम पर लग जाएं। लेकिन अगला सवाल तो यह है कि राज्यों के चुनाव प्रचार खत्म हुए, अब तो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को दिल्ली में आ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आ गए, उन्हें समझ में आ गया कि अब एक दिन तो दूर की बात है, 1 घंटा भी बर्बाद नहीं करना है। तो तय यही हुआ, अब हर दिन नए नए ऐलान होंगे। इन ऐलानों के जरिए जो लाभार्थी हैं वह बीजेपी के पक्ष में वोट जरूर देंगे, और देश के गृह मंत्री जो बिसात बिछाते हैं चुनाव को लेकर, वह तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने के बाद दिल्ली में ना बैठे, वह तमाम राज्यों में घूमते नजर आए, और खास तौर से जहां बीजेपी की सत्ता नहीं है। तो अमित शाह तेलंगाना से उड़ान भरते हैं और वाया दिल्ली वो पहुंच जाते हैं पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में इस भेद को वह खोल डालते हैं कि दरअसल कोलकाता के धर्मतल्ला में वो जो रैली को संबोधित कर रहे हैं, वो रैली इस बात को लेकर नहीं है कि बंगाल के हालात क्या हैं, इस बात को लेकर नहीं है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन से कैसे 2-2 हाथ करने हैं। वह इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री मोदी की कल्याणकारी योजनाएं बंगाल में नहीं पहुंच पाती है। यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो वोटों के ध्रुवीकरण की दिशा में सीएए और एनआरसी के जरिए इस देश में हो सकता है, तो उसका भी ऐलान खुले तौर पर यह कहकर करते हैं अब आप इसे रोक नहीं पाएंगे। और गृह राज्य मंत्री ने तो पहले ही संकेत दे दिया कि मार्च में सीएए एनआरसी का ऐलान हो जाएगा, यानी नियम कायदे सामने आ जाएंगे। और तीसरी बात कहते कहते वो यहां पर आकर टिक गए, कुछ भी करना है लेकिन 2024 में पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। कुर्सी डामाडोल क्यों है? क्यों लग रहा है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? इस बात का एहसास मोदी और शाह को अभी से क्यों हो चला है कि अब हर दिन ऐलान दर ऐलान और कमोवेश हर राज्य में रैली दर रैली? इन बातों को लेकर 2024 के लिए अभी से वोट मांगने की परिस्थिति में देश के गृह मंत्री एमएचए का काम छोड़कर चुनाव प्रचार में अगर अभी से लग गए हैं, तो फिर मान लीजिए मुनादी हो चली है। 2024 के चुनाव को लेकर 3 दिसंबर का फैसला, 3 दिसंबर का इंतजार, वह सब बेकार की बातें हैं। 2024 की गद्दी हर हाल में बचानी है, तो किस रूप में, कैसी रैली, किस तरीके की होगी, इसका एक नजारा हमें लगता है आज जो कोलकाता शहर में नजर आया, इसको जरा देख लीजिए, जरा सुन लीजिए। मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर
मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल की जनता चुन ले, यही तो ऐलान किया गया। किसी के जहन में भी यह सवाल बड़ा होगा, चुनाव तो कहीं और हो रहे थे, पश्चिम बंगाल में अचानक रैली करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो एक एक करके इस देश के उन राज्यों में आज आप चलते चलिए हमारे साथ और समझने की कोशिश कीजिए कि 100 से ज्यादा सीट एक झटके में बीजेपी की अगर कम हो गई तो क्या होगा। सवाल 272 के जादुई आंकड़े का नहीं है, सवाल यह है कि वोटों की तादाद कम हो रही है। 2019 में जो आंकड़ा सरकार ने अपने तौर पर लगाया था, उसमें वह मानकर चल रही थी जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं उसके लाभार्थियों की तादाद तकरीबन 25 करोड़ है, और बीजेपी को 2019 में जो वोट मिले वह तकरीबन 22 करोड़ 90 लाख यानी छूते हुए 23 करोड़ के लगभग। और लाभार्थी अगर वोट ना दें, जो कि नजर आने लगा छत्तीसगढ़ के भीतर, मध्य प्रदेश के भीतर, राजस्थान के भीतर, और सबसे बड़ी बात जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं उस तेलंगाना के भीतर भी, तो लाभार्थी ही अगर छिटक गया तमाम प्रयोजन के साथ, इस बात के ऐलान के बाद, उस प्रचार के बाद भी, जहां पर इस बात का खुला ऐलान हो रहा है कि देखिए इस देश के कितने लोगों के लिए कितनी कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान मोदी सरकार ने किया है, बावजूद इसके राज्य दर राज्य अगर छिटकते चले जाएंगे तो क्या केंद्र की सत्ता बचेगी? या फिर केंद्र की सत्ता के आश्रय राज्यों को प्रभावित करने की ताकत तो केंद्रीय एजेंसी के जरिए मोदी सत्ता के पास थी, लेकिन अब क्या होगा? तो एक एक कर जरा परिस्थिति को समझिए कि इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से क्यों होती है। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों ही बाहर का रास्ता प्रधानमंत्री मोदी के करीबी गौतम अडानी के ग्रुप को दिखा दिया, जब उनसे उस पोर्ट को वापस ले लिया, उस बंदरगाह को वापस ले लिया जो कि देश के भीतर किसी भी दूसरे बंदरगाह को किसी दूसरे प्राइवेट हाथों में सौंपा ना गया हो, यहां पर वापस ले लिया। और एक नए तरीके से इस दौर में एंट्री किसकी होती है? तो अंबानी की होती है, पोर्ट को लेकर नहीं, इन्वेस्टमेंट को लेकर। यह पहला मैसेज था, और इस मैसेज को डिगाने के लिए जिस भाषण का जिक्र अमित शाह अपने तरीके से कर रहे थे, उस भाषण की नब्ज को आखिरी लाइन में पकड़िए, जब वो कहते हैं 2026 में जिता दीजिएगा हमको, लेकिन उससे पहले 2024 में जिता दीजिए। 2024 का जिक्र अभी करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि बंगाल के भीतर 18 सीटें बीजेपी ने जीती है लोकसभा की, और अब अगर इंडिया अलायंस हो जाता है, वामपंथी कांग्रेस और ममता एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो एक झटके में इन 18 सीटों पर संकट मंडराने लगेगा। और ऐसा वैसा संकट नहीं हो सकता है बीजेपी 1 से 2 सीट पर सिमट जाए। अगर यह परिस्थिति बंगाल के भीतर आ गई तो उससे पहले बंगाल में एक मोटी लकीर वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर खींचनी तो होगी। उसी दिशा में तेलंगाना के जरिए जो रॉ बनी हुई थी, उसी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पहुंचकर देश के गृह मंत्री दिल्ली का कामकाज छोड़ते हुए वहां पर चुनाव रैली में जुट गए। अब सवाल है कि सिर्फ बंगाल का जिक्र क्यों, जहां पर 42 में से 18 सीट बीजेपी ने 2019 में जीती थी। अगला सवाल तो बिहार का भी है। बिहार के भीतर भी तो 40 में से 17 सीट बीजेपी के पास है। और तब जब नीतीश कुमार साथ थे, जब रामविलास पासवान जिंदा थे, तो अगली रैली और अगला रास्ता बिहार की दिशा में जाता है, जहां पर लोगों को साथ लेना है और पर्दे के पीछे तिकड़मों के आश्रय उस दरार को और चौड़ा करना है जो गाहे बगाए कुछ कुछ मुद्दों के आश्रय जेडीयू और आरजेडी के बीच किसी भी रूप में कोई तलवार खिंच जाए, इस बात का अंदेशा देते रहते हैं। जैसे जीतन राम मांझी के जरिए ओबीसी के भीतर लकीर कैसे खींची जाए, या जातिगत जनगणना को लेकर एक दलित जब यह कह रहा है कि गड़बड़ी हुई है, तो फिर कोई राजनीतिक धारा बीजेपी के लिए क्या निकल जाएगी? क्योंकि वहां की 17 सीट भी मायने रखती है। और अब तो नीतीश कुमार भी साथ नहीं है, जो कि 16 सीट जीती थी। अब रामविलास पासवान के बेटे और उनके भाई आपस में झगड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो 19 में साथ थे लेकिन अभी
उन 6 सीटों पर भी वो कब्जा कर पाए, यह भी सवाल है। तो क्या यहां भी सिंगल डिजिट में आ जाएंगे? महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर शिवसेना साथ छोड़ चुकी, उसको हमने तोड़ दिया। एनसीपी गाहे बगाहे लालच देती थी, लेकिन शरद पवार साथ आकर खड़े नहीं हुए तो भतीजे को तोड़ लिया। लेकिन क्या महाराष्ट्र में 23 सीट जीते थे, लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे साथ खड़े थे। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे साथ नहीं खड़े हैं, यानी जो शिवसेना 18 सीटों पर जीती थी और जो बीजेपी 23 सीटों पर जीती थी, सेंध वहां भी लगने वाली है। और क्या कार्बन कॉपी को ओरिजिनल माना जा सकता है? यह सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में भी है। और यह भी सवाल है, वह कौन सा दिन होगा जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा और अयोग्य एमएलएस को लेकर अगर रेड कार्ड दिखा देता है, तब क्या होगा? मुश्किल और होगी। तो तीसरा कदम महाराष्ट्र में रखा जाएगा, रैली वहां पर भी होगी। और यह सारी प्रक्रिया इंतजार नहीं कर रही है 3 दिसंबर को लेकर, यह तो एक एक कदम आगे बढ़ा रहा। और याद कीजिए, झारखंड के भीतर 14 में से 11 सीट बीजेपी ने जीती थी। और इस महीने के शुरू में, नवंबर के शुरू में प्रधानमंत्री क्यों पहुंचे झारखंड? और वहां पर जिन बातों का ऐलान हुआ वो विकसित भारत संकल्प यात्रा थी, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की वहां मौजूदगी थी। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड कुल 142 सीटें हैं, और यहां की लगभग 69 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास है। 69 सीटों में कहां, कैसे, किस रूप में सेंध लगेगी, यहां के सांसदों से पूछकर देखिए, वह बतला देंगे कि मुश्किल हालात क्यों हो चले हैं। और इन मुश्किल हालातों के बीच जैसे ही आप अगला कदम तेलंगाना की दिशा में जाते हैं, वहां पर आपने, यानी बीजेपी ने सिर्फ 17 में से 4 सीटें ही जीती। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर तेलंगाना की हवा यह बताने लगी कि कांग्रेस वहां सत्ता बना सकती है, तो बीजेपी की 4 सीट का संकट नहीं है, संकट तो बीआरएस की 9 सीटों का भी है। और अगर हैदराबाद में सेंध लग गई तो इस देश के भीतर पहली बार मुस्लिम समुदाय के भीतर जो सवाल है केंद्र में अल्टरनेटिव को लेकर, वो राज्य स्तर पर भी कैसे रेंग रहा है, या उनके भीतर की धड़कनें किस रूप में बढ़ी हुई है, यह भी खुलकर नजारा सामने आ जाएगा। तो क्या यह माना जाए कि तेलंगाना में तो अभी तुरंत प्रचार खत्म हुआ, लेकिन अगली खेप में तेलंगाना फिर जाना है। और खास तौर से हैदराबाद और सिकंदराबाद में बीजेपी जीतती है, हैदराबाद में एमआईएम जीतती है। सवाल यह है कि वहां पर भी सीट अगर 4 से कम होती है, बीआरएस की सीटें कुछ कांग्रेस के पास लोकसभा में चली जाती है, तो आंकड़ा तो डगमगाने लगा। और अगला रास्ता इसके बाद कर्नाटक में जाता है। उसी कर्नाटक में जहां तमाम दांव हिंदुत्व के खेले गए, बजरंग बली के नाम पर बजरंग दल को लेकर खेला गया और जेडीएस को इस दौर में साथ ले लिया गया। यहां तक कि जो जेडीएस में देवगौड़ा प्रधानमंत्री जब थे, उस दौर में उनके सबसे करीबी जो सीएम इब्राहिम थे, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। लेकिन लोकसभा को साधने के लिए यह सब हो रहा है, क्योंकि 24 में गद्दी गंवानी नहीं है, और इसका एहसास हो चला। लेकिन सवाल यह है कि जिस डीके शिव कुमार के जरिए आंध्र प्रदेश नहीं, बल्कि उस आंध्र प्रदेश और उसके साथ तेलंगाना में भी सेंध लगाने की स्थिति में कांग्रेस खड़ी हो गई, तो जब वो अपने राज्य में होंगे तो वहां सेंध कैसे लगेगी? इसीलिए यह बड़ा सवाल हो चला है कि आखिर कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीती थी, एक झटके में वो आधे से भी कम तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि इस दौर में येदियुरप्पा को आपने दरकिनार किया, सबने देखा। येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना दिया, यह सबने जाना। तो क्या सत्ता के लिए एक नए तरीके की फिलॉसफी प्यादों को बदलने तक पर आकर टिक गई है? यह परिस्थिति क्या बीजेपी के भीतर हड़कंप मचा रही है? क्योंकि यह रास्ता कर्नाटक से निकलता है तो हो सकता है हिमाचल की दिशा में जाए। 4 में से 4 सीट तो बीजेपी के पास है, और हिमाचल में सरकार बन गई कांग्रेस की, तो क्या वहां क्या होगा? क्या वहां भी 2 पे आ जाएंगे, या उससे भी कम, या सुपड़ा साफ? क्योंकि हिमाचल तो एक ही दिशा में बहता है। हिमाचल और उत्तराखंड की एक खासियत है, एक ही दिशा में वो बहते चला जाता है। सवाल यही है कि अगर एक दर राज्य अगर देखते चलें तो वक्त कहां बचा है? 100 दिन का वक्त है, और 100 से ज्यादा सांसदों के सामने जो बीजेपी के हैं वो संकट है। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। लेकिन बात यही रुकती भी नहीं है।
उसके आगे बात हरियाणा में आती है। हरियाणा की 10 में से 10 सीट जीत ली, दिल्ली में 7 में से 7 सीट जीत ली। तो लेकिन क्या 2024 में यह रिजल्ट दोहराया जा सकता है? खास तौर से तब जब हरियाणा के भीतर खट्टर सरकार को लेकर और आपस में गठबंधन के भीतर की लकीरें भी खिंची हुई है, जो खुले तौर पर न जाती है। हुडा अपने तौर पर जो वोट बैंक संभाले हुए हैं, उसका कद और उसका विस्तार तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो यह संकट की घड़ी है बीजेपी के लिए। वो क्या करेगी? इन सवालों से आगे बढ़िएगा तो आपके सामने ये 3 राज्य जिनके चुनाव परिणाम जो हिंदी पट्टी के खास तौर पर हैं, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जरा कल्पना कीजिए क्या स्थिति है। इन 3 राज्यों में कुल 65 सीटें हैं। इन 65 में से 61 सीट 61 सीट बीजेपी के पास है। लेकिन सत्ता अगर पलटती है वहां पर तो फिर क्या होगा? और खास तौर से यह भी समझना होगा, राजस्थान में जब वसुंधरा राजे सिंधिया थी, उस वक्त सभी सीट बीजेपी लोकसभा की जीत गई। उसके बाद वसुंधरा राजे को दरकिनार और हाशिए पर ढकेलने का काम दिल्ली की सत्ता ने किया। तो क्या पहली बार इन तमाम परिस्थितियों को देखते समझते हुए बीजेपी के भीतर भी और उनके कद्दावर छत्रपों के बीच बहुत सारे सवाल हैं? सवाल तो हैं और इन सवालों का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। इसीलिए अगर आप सीट दर सीट देखें तो गैर बीजेपी शासित राज्यों की 191 में से 191 जिनका नाम हमने लिया, उसमें से 102 सीट, इन 102 सीटों में से लगभग 70 सीटों पर सांसद हिले हुए हैं। और इसके बाद हरियाणा और दिल्ली, जहां की 17 में से 17 सीट जो इस वक्त बीजेपी के पास है, उसमें से लगभग 9 सांसद हिले हुए हैं। उसके बाद कितने हिलेंगे नहीं कह सकते हैं कोई। और जैसे ही आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 61 बीजेपी सांसदों के दायरे में आते हैं तो यह आंकड़ा एक झटके में 35 सांसदों तक पहुंच जाता है। तो क्या यह माना जाए? एक झटके में 303 सीट जो बीजेपी के पास इस वक्त है, उसमें से अगर एक एक सीट को देखिएगा तो तकरीबन आपको 112 सीट कम करनी पड़ जाएगी। सिर्फ इन्हीं राज्यों का हमने जिक्र किया है। हम उत्तर प्रदेश नहीं गए, हम गुजरात नहीं गए, हम उन राज्यों में अभी नहीं गए जिन राज्यों में सीधे कांग्रेस और बीजेपी टकराती है। उन राज्यों को भी नहीं छुआ जहां पर उड़ीसा में नवीन पटनायक की मौजूदगी है, या जगन रेड्डी की मौजूदगी, या फिर स्टालिन की मौजूदगी तमिलनाडु में और जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश में है। हम केरल को भी हमने नहीं छुआ जहां एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई होती है। लेकिन बीजेपी अपने हक को कहीं ज्यादा दूरदृष्टि से देखती है कि नहीं नहीं, हमारी मौजूदगी है यहां पर। उन तमाम चीजों को छोड़ दीजिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट छोड़ दिया हमने, यहां तक कि असम भी छोड़ दिया। अब इस परिस्थिति में सोचिए कि एक झटके में 112 सीट, उसको 100 ही सीट अगर मानिएगा तो भी आप 303 से एक झटके में 203 पर आकर खड़े हो गए, जो और कम होगी। तो क्या इस बात का एहसास पहली बार हो चला है? और यह एहसास है क्योंकि इसीलिए आज अगर कोलकाता के धर्मतल्ला में आपको देश के गृहमंत्री अमित शाह नजर आए तो आज ही अपने घर पर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। और उस कैबिनेट की बैठक में मोहर पहला काम उन्होंने यही किया कि 5 किलो मुफ्त अनाज जो गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है वह 2028 तक बांटेंगे। और इसके बाद नौकरशाही लग गई बताने में कि इसके कितने फायदे हैं। तकरीबन 11.5 लाख करोड़ रुपया इस पे खर्च होगा। अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, अभी तो 2024 का चुनाव होना है, अभी से आपने 2028 तक का बजट तय कर दिया और बरस दर बजट जो बजट आएगा उसमें क्या कोई दूसरी सरकार इस योजना को हटा नहीं सके या इस योजना के समानांतर कोई दूसरी बड़ी योजना ना ला पाए, ऐसी व्यवस्था करके आप जा रहे हैं? यह सवाल कोई भी पूछ सकता है। लेकिन मुश्किल यह नहीं है, मुश्किल है कि अब प्रधानमंत्री को हर दिन ऐलान करना है, देश के गृह मंत्री को हर दिन उन राज्यों में जाना और घूमना है जहां पे अपनी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, उसको बचाना कैसे है, इसके उपाय खोजने हैं। और इसी फेरिस्त के भीतर अगर आइएगा तो प्रधानमंत्री मोदी को कल 51,000 नौकरियों का ऐलान करना है। इसी तरह हर दिन आप देखते चले जाइए और तब आप समझ पाएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी हर दिन ऐलान करेंगे।
और उस ऐलान का असर इस देश के लाभार्थियों से जुड़ने का होगा और लाभार्थी वोट की शक्ल में बीजेपी के साथ जुड़ जाए, यह सोचने और चाहने की इच्छा है। और इसीलिए तमाम कार्यकर्ता हों या कैबिनेट स्तर के मंत्री हों, सांसद हों या बीजेपी शासित राज्यों के विधायक हों या मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, सबको एक काम सौंपा गया है कि केंद्र की योजनाओं का ऐलान पंचायत और गांव स्तर तक पे पहुंचाइए, जिससे वो समझ पाएं कि अगर मोदी सरकार नहीं तो ऐसी योजनाओं से लाभ आपको नहीं मिलेगा। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल ये आकर खड़ा हो जाता है कि अगर इसका लाभ सबको मिल रहा है और प्रधानमंत्री ने अपने चेहरे के तौर पर राज्यों के चुनाव लड़े हैं, चुनाव प्रचार किया है, तो क्या वहां पर फेल होना 2024 में हारने के बराबर है? या यह एक परीक्षा ली जा रही थी खुद की, जिसमें अपने ही चेहरे, अपने ही योजनाएं, अपनी ही योजनाओं का प्रचार प्रसार और उसी के जरिए खुद ही स्टार प्रचारक होकर दिल्ली का कामकाज छोड़कर राज्यों की गलियों में घूमते टहलते हुए चुनावी जीत पर मुहर लगाने की दिशा में बढ़े हुए थे? तब तो हर राज्य में जीत मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही है तो फिर अमित शाह आज आपको कोलकाता के धर्मतल्ला में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आज कैबिनेट की बैठक करके 5 किलो मुफ्त अनाज बांटने का 2028 तक ऐलान कर रहे हैं। यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, यह सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और कदम दर कदम इस बात का एहसास सरकार को होते चला जा रहा है कि जिस इकोनॉमी पर वो बैठी हुई है, उस इकोनॉमी में कॉरपोरेट उसके साथ है, यही उसकी पॉजिटिविटी है। और इस देश में टैक्स पेयर का पैसा और कॉरपोरेट का पैसा और उसी को रोटेट करते हुए इस देश में बेनिफिशियरी यानी लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंचाने की जो पूरी रणनीति और अर्थनीति बनाई गई, इससे हटकर सरकार के पास कोई दूसरी सोच बच नहीं पा रही है। इसीलिए इस देश की बहुसंख्य जनता के लिए हमारे पास कोई काम नहीं, लेकिन शेयर बाजार में और शेयर बाजार के जरिए और कॉरपोरेट के जरिए और इस देश की कंपनियों के नेटवर्थ के जरिए हमारी जीडीपी कुलांचे मारेगी, यह तो सच है। लेकिन जनता की भागीदारी उसमें नहीं रहेगी। इसीलिए इस देश की जीडीपी अभी $4 ट्रिलियन के नीचे है, लेकिन समूची मूल्य अगर इस दौर में आप शेयर बाजार का लगाइएगा तो वह $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। तो इकोनॉमी का एक ऐसा रास्ता है जिस पर चर्चा फिर कभी की जाएगी और बताया जाएगा इस देश में रईसों के रईस होने की स्थिति मोदी सत्ता ने कैसे बनाई और गरीबों के और गरीब हो जाने की परिस्थिति को कैसे अर्थनीति के जरिए खड़ा किया गया। लेकिन इस दौर में सिर्फ एक ही सच, वो सच ये है कि सरकार की जमीन हिल चुकी है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है और उसकी मुनादी अंदरूनी तौर पर तो हो चली है, लेकिन जब अपने ही लोगों से सत्ता कटी हुई हो तो फिर निकलना तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को ही होगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।